वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ये बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का ही अगला लेक्चर है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे एक लॉ के बारे में जिसका नाम है फ्रैंक स्टॉलिंग लॉ। जो फ्रैंक स्टॉलिंग लॉ है उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखा जाएगा। एक्चुअली जो फ्रैंक स्टॉलिंग लॉ है वो हार्ट में जो मसल्स की कंट्रैक्शन होता है उनमें कैसे रोल प्ले करता है, इसी के बेसिस पे दो साइंटिस्ट थे। एक का नाम था फ्रैंक, एक थे स्टार्लिंग। इन दोनों ने एक रिलेशन दिया कि जो अमाउंट ऑफ ब्लड जो होता है फ्लो होता है हार्ट में, वो पर मिनट कितना अमाउंट ऑफ होता है और उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे कार्डियक मसल्स पे। जो हमारे हार्ट होते हैं, हार्ट के जो मसल्स होते हैं उनमें क्या इफेक्ट पड़ता है, कितना अमाउंट ऑफ प्रेशर पड़ता है, सारी चीजें हम लोग को क्या करना है, इसमें देखना है। तो जो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ है वो यही बताता है आपका कि जितना ज्यादा स्ट्रेचबिलिटी होगा कार्डियक मसल्स का उतना ही ज्यादा कार्डियक आउटपुट होगा। अब स्ट्रेचबिलिटी का मतलब यहाँ पे यह है कि जो हार्ट का मसल्स है वो कितना अमाउंट क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है, उसको हम लोग को देखना होगा। और जितना ज्यादा अगर हार्ट का मसल स्ट्रेच कर रहा है उतना ज्यादा क्या होगा, कार्डियक आउटपुट होगा। देखिए, इस सब चीजों को समझने के लिए कुछ जो टर्म्स हैं उनको हम लोग को ध्यान में देखना होगा। फ्रैंक स्टार्लिंग जो लॉ है उसमें कुछ टर्म्स हैं और उन टर्म्स को अगर हम लोग समझ लेंगे तो हम लोग ये जो लॉ है उसको एकदम आसानी से क्या कर सकते हैं, उस चीजों को हम लोग समझ सकते हैं। तो पहला जो हमारा जो हार्ट का मसल्स होता है, तो हार्ट में जो सबसे ज्यादा यूज अगर हार्ट के मसल्स में होता है तो वो हमारा वेंट्रिकल पोर्शन है। वेंट्रिकल पोर्शन जो होता है वो अगर लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें तो वो थिक होता है और उसमें जो ब्लड का फ्लो होता है क्या होता है, वो पूरे ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में क्या होता है, ओर्टा में फ्लो होता है। तो जो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ है वो बेसिकली जो होता है हार्ट के वेंट्रिकल वेंट्रिकल जो चैम्बर है उसी से रिलेटेड है और उसके अराउंड जो मसल्स हैं उससे रिलेटेड ये क्या है। तो देखिए, जो हार्ट का वेंट्रिकल वाला पार्ट है, ठीक है, तो उसमें कुछ टर्म्स आते हैं। एक नाम होता है प्रीलोड। जो प्रीलोड होता है, ठीक है, ये क्या होता है कि ये डिग्री ऑफ टेंशन होता है। क्या होता है, डिग्री ऑफ टेंशन होता है ऑन द मसल्स जस्ट बिफोर द कंट्रैक्शन स्टार्ट। ये सारा जो पार्ट हो रहा है, ये जितना भी बात हो रही है सब हार्ट के वेंट्रिकुलर वाले पार्ट की बात हो रही है। जो वेंट्रिकल मसल्स है लेयर उसकी बात हो रही है। अगर हम डायग्राम बना दें तो यहाँ पे ये अगर ये तो ऐसे तो ये जो वेंट्रिकल है ये इसकी बात हो रही है। तो वेंट्रिकल वाले पोर्शन की बात हो रही है। देखिए, तो जब डिग्री ऑफ टेंशन ऑन द मसल्स जस्ट बिफोर द कंट्रैक्शन स्टार्ट, तो कितना अमाउंट ऑफ फोर्स या टेंशन पड़ रहा है इस वेंट्रिकल वाले पोर्शन पे, ठीक है, जब कंट्रैक्शन क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। मतलब कंट्रैक्शन स्टार्ट होने से पहले कितना अमाउंट ऑफ टेंशन इस हार्ट के मसल से पड़ रहा है उसको बोलते हैं हम लोग प्रीलोड। इसको एक और टर्म से डिफाइन करते हैं हम लोग कि बोलते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है जो फील्ड हो रहा है वेंट्रिकल में, वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो फील हो रहा है, मतलब यहां से जब ब्लड आ रही है तो ब्लड आ रही है तो वेंट्रिकल में क्या हो रही है, फील हो रही है। तो वही मिला कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड फील इन द वेंट्रिकल जस्ट बिफोर द कंट्रैक्शन स्टार्ट। कंट्रैक्शन स्टार्ट होने से पहले जब यह रिलैक्स पोजीशन में है हमारा वेंट्रिकल, तो उससे पहले कितना अमाउंट ऑफ ब्लड इसमें आ रहा है इन दोनों वेंट्रिकल में, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीलोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीलोड। देखिए, प्रीलोड का एक और नाम है जिसको बोलते हैं ईडीवी, इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इसको बोलते हैं हम लोग इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ये डायस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है वो अमाउंट ऑफ ब्लड है, ठीक है, जो क्या हो रहा है कि यहाँ पे हार्ट की इस वाले पोर्शन में कि आगे क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। जो कब हो रहा है, जस्ट बिफोर द कंट्रैक्शन स्टार्ट। जब हार्ट का मसल अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है और आगे वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो हो रहा है, उसके पहले का जो ये प्रोसेस है उसको बोलते हैं इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ये जो इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है उसी का दूसरा नाम क्या है, प्रीलोड है। तो ये चीजें होती हैं जब हार्ट का ब्लड जो होता है हार्ट के मसल्स में क्या करता है, आता चैम्बर में आता है और वहां आसपास क्या करता है, प्रेशर लगाता है। दूसरा जो टर्म है उसको बोलते हैं आफ्टर लोड। जो आफ्टर लोड वाला टर्म है, ठीक है, देखिए ये जो होता है लोड अगेंस्ट द विच मसल्स एक्सर्ट कंट्रैक्शन फोर्स, ठीक है।
तो ये जो होता है जब ये जो पोर्शन जब कंट्रैक्ट करता है हमारा वेंट्रिकल पोर्शन, तो वेंट्रिकल पोर्शन कंट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से ब्लड पल्मोनरी वॉल आर्टरी पल्मोनरी वेन के थ्रू या तो हमारा जो वॉल्व है उसके थ्रू क्या होगी, दूसरे चेम्बर हार्ट के दूसरे पार्ट में जाएगी या तो लंग्स में जाएगी। तो ये जो वॉल्व होता है वहां पे प्रेशर लगता है, ये जो वॉल्व होते हैं वहां प्रेशर लगता है, जो और या ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गया, चाहे बाइकस्पिड वॉल्व हो गया, चाहे पल्मोनरी वॉल्व पे प्रेशर लगता है। तो ये जो प्रेशर होता है उसी को हम बोलते हैं आफ्टर लोड। तो लोड अगेंस्ट विच द मसल्स एक्सर्ट कंट्रैक्शन फोर्स, जो लोड लग रहा है उसके बीच में जो कंट्रैक्टाइल फोर्स है वो जो लगाया जा रहा है हार्ट के मसल्स के द्वारा, वेंट्रिकल चेम्बर द्वारा, उनके वॉल पे, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, आफ्टर लोड बोल रहे हैं। इसको एक और टर्म से डिफाइन करते हैं, दूसरे टर्म से, वो हम बोलते हैं रेजिस्टेंस अगेंस्ट विच वेंट्रिकुलर मसल्स कंट्रैक्ट। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मतलब विरोध प्रोवाइड करना। तो विरोध मतलब विरोधी का ये इसको रोक रहा है, तो कितना अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस कर रहा है, वेंट्रिकुलर जब क्या हो रहा है, कंट्रैक्शन हो रहा है। तो रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये हार्ट के मसल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है लोड और दूसरा होता है प्री लोड। एक होता है प्री लोड और दूसरा होता है आफ्टर लोड। प्री लोड जो है वो प्रोसेस हो रहा है जब हार्ट वेंट्रिकल हमारा क्या हो रहा है, कंट्रैक्ट करने वाला है, और आफ्टर लोड वो प्रोसेस हो रहा है जब हमारा वेंट्रिकल क्या कर रहा है, कंट्रैक्ट कर रहा है। ये दो चीजें हम आशा करते हैं समझ में आई होगी। देखिए इन दोनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आया तो आगे का जो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ ये सब इसी पे बेस्ड है, तो ये चीज नहीं समझ में आएगी। ये चीजें हम मतलब आशा करते हैं जैसे समझ में आ गई होगी आप लोग को। देखिए अब आगे देखिए, आगे जो है यहाँ पे देखिए इसका मैकेनिज्म क्या होता है फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ का। ये हमारा अगर कार्डियक चैम्बर है, ये ऐसे मिटा दे इसको, ये अगर हमारा वेंट्रिकल वाला पार्ट है, तो वेंट्रिकल, तो देखिए जितना ज्यादा ग्रेटर ईडीवी होगा, ईडीवी क्या है, इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, क्या है, इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो मतलब जहां ये ब्लड जिसमें आ रहा है वेंट्रिकल में, ठीक है, तो वेंट्रिकल में ये डायस्टोल रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स देखिए, रिलैक्स जितना कब होगा, जितना ज्यादा इसका सरफेस एरिया इस मसल्स का ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये मसल्स क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा। जितना ज्यादा मसल्स स्ट्रेच करेगा, रिलैक्स पोजीशन में आएगा, उतना ही अमाउंट ऑफ ब्लड क्या होगा, इसमें आएगा। तो देखिए जितना ज्यादा ईडीवी होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, ईडीपी होगा, क्योंकि जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड इसमें आएगा, जब ये कंट्रैक्ट करेगा वेंट्रिकल, तो उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड क्या करेगा, ये ऊपर फोर्स के थ्रू लगाएगा। तो जितना अमाउंट ऑफ ईडीपी मतलब इन डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है, उतना ही अमाउंट ऑफ क्या होगा, ईडीपी भी होगा। जितना अमाउंट ऑफ ईडीपी उतना ही अमाउंट ऑफ ईडीपी। ईडीपी क्या होगा, जो जब ये मसल्स कंट्रैक्ट करेगा हार्ट का मसल्स ऐसे, तो ऊपर प्रेशर लगाएगा, तो प्रेशर किस पे लगाएगा, वॉल पे, पल्मोनरी वॉल पे। तो ये जो प्रेशर लगाएगा उसको को बोलते हैं ईडीपी। क्या बोलते हैं हम लोग, ईडीपी। देखिए जितना ज्यादा ईडीपी होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रेच होगा कार्डियक मसल्स पे, क्योंकि कार्डियक मसल्स पे क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रेच होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड है, प्रेशर और वॉल्यूम पे। तो जितना ज्यादा ये बढ़ेगा, जितना ये बढ़ेगा उतना ज्यादा ये बढ़ेगा, और उतना ज्यादा ये बढ़ेगा, तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, कार्डियक जो मसल्स है, जो हमारे वेंट्रिकुलर पोर्शन है, उन पे और ज्यादा क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। और जब किसी चीज में फोर्स लगा तो उनमें क्या होता है, तनाव पैदा होता है, खिंचाव पैदा होता है। तो ये जो खिंचाव है ईडीवी और ईडीपी की वजह से आ रहा है। देखिए ये जो ईडीपी और ईडीवी है, ठीक है, ये मसल्स में क्या करता है, खिंचाव पैदा करता है, और इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। क्या बोलते हैं, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट है, एक जर्मनी से थे और एक स्टार्लिंग जो थे वो इंग्लैंड से थे। इन दोनों ने मिलकर एक लॉ दिया था जिसको बोलते हैं फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। तो जो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ का जो की डिफिनेशन है वो है कि इंक्रीज इन द इनिशियल लेंथ ऑफ मसल्स, मतलब इनिशियल लेंथ ऑफ मसल्स में जितना इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा। ठीक है, हार्ट के मसल्स में, या ऐसे बोल रहे कि हार्ट के मसल्स में जितना ही ज्यादा कंट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, जो हार्ट का मसल्स वो क्या होगा, स्ट्रेच करेगा। क्योंकि अगर हार्ट का मसल्स जितना ज्यादा उसका एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर एरिया हार्ट का मसल्स का क्या है, जितना ही ज्यादा है, ठीक है,
उतना ज्यादा क्या होगा उसमें स्ट्रेचबिलिटी होगी, स्ट्रेचबिलिटी होगी। उतना ज्यादा क्या होगा उसके अंदर स्ट्रेचबिलिटी होगा, उतना ज्यादा क्या होगा तनाव पैदा करेगा। और जितना ज्यादा तनाव होगा उसके अंदर क्या होगा उतना अमाउंट ऑफ ब्लड क्या हो जाएंगे आएंगे, और जितना अमाउंट ऑफ ब्लड आएंगे उतना अमाउंट ऑफ ब्लड क्या जब कंट्रैक्ट होगा उतना अमाउंट आप क्या लगाएंगे प्रेशर लगाएंगे, और उन प्रेशर की वजह से क्या होगा स्टेबिलिटी पैदा होगी। और जब स्टेबिलिटी पैदा होगी तो उतना ही अमाउंट ऑफ क्या होगा बहुत कार्डियक आउटपुट होगा। तो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ जो होता है उसमें देखिए तो जो इनिशियल लेंथ है मसल्स का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, मतलब जितना फोर्सफुल कंट्रैक्शन होगा उतना ही इनिशियल लेंथ ऑफ मसल जितना ही ज्यादा होगा उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्सफुल कंट्रैक्शन होगा, उतना ही अमाउंट ऑफ ईडीपी बढ़ेगा, उतना ही अमाउंट ऑफ ईडीपी बढ़ेगा। देखिए ये बायोलॉजिकल टर्म्स थे। हम अभी अब छोटा सा एक आसान एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग जो डेली लाइफ में अपने यूज करते हैं। तो उसमें देखिए हम एक गुब्बारा है, तो अज्यूम कीजिए कि गुब्बारा है, ठीक है। तो देखिए अब इसको देखिए कि ये जो गुब्बारा है देखिए एकदम मतलब जब इसमें हवा नहीं भरा गया तब का ये पोर्शन है। ये जो गुब्बारा है इसको आप हार्ट का जो वेंट्रिकल पोर्शन है वो उसको अज्यूम करके चलिए। तो देखिए जब हार्ट के वेंट्रिकल पोर्शन में या गुब्बारे में जब हवा हम लोग नहीं भरे हैं तो हवा नहीं भरे तो ये क्या है कंस्ट्रिक्ट पोजिशन है। लेकिन जैसे इसमें जब हवा भर दी है तो ये हवा क्या हो रहा है इनके जो बैलून ये जो बैलून है उनके वॉल पे क्या लगा रहा है प्रेशर लगा रहा है। सेम फिनोमेना जो होता है हार्ट के वेंट्रिकल पोर्शन में भी होता है। वहां पे क्या करता है जो हार्ट का जो ब्लड जाता है इसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं एयर डाल रहे हैं, एयर इसके अंदर जा रहा है। लेकिन जो हमारा ये होता है इसमें हम लोग इसमें क्या जाता है ब्लड आता है। तो ठीक है तो जो ये ब्लड होता है सेम यही क्या करता है कि इनके वॉल पे प्रेशर लगाता है। जो कार्डियक वॉल होते हैं उनके वॉल पे प्रेशर होता है। जैसे ये बैलून है इसके वॉल पे प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। वैसे ही जो होगा ये कार्डियक जो मसल्स होते हैं जो ब्लड होते हैं वो कार्डियक मसल्स पे क्या करते हैं प्रेशर लगाते हैं। लेकिन ध्यान सुनिए कि अगर गुब्बारे में हम हवा भर रहे थे गुब्बारा जो होगा कुछ मिनट बाद, ठीक है, अगर उसका एक लिमिटेशन होगा उस लिमिटेशन के बाद अगर उसमें ज्यादा हवा जाएगा तो गुब्बारा क्या हो जाएगा बस्ट कर जाएगा। सेम फिनोमेना भी इसी कार्डियक मसल्स के अंदर होता है। अगर इसमें हम ज्यादा ब्लड डालने लगे तो इसकी एक लिमिटेशन स्ट्रेचबिलिटी होगी। उस स्ट्रेचबिलिटी को वो सही नहीं, अगर उससे ज्यादा उसमें ब्लड आ गया तो वो क्या करेगा उसको सही नहीं पाएगा और हार्ट का मसल्स उससे ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ है उसका एक लिमिटेशन वर्ड यूज करते हैं कि विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट। ये फिजियोलॉजिकल लिमिट क्यों यूज कर रहे हैं क्योंकि हर एक चीज की क्या होती है एक लिमिटेशन होती है, उसके बियॉन्ड अगर कोई काम करेगा तो क्या होगा फेल हो जाता है। तो सेम फिनोमेना यहाँ भी होता है। तो देखिए ये जो बैलून है उसके अंदर हवा जा रहा है, तो ये जो हवा जा रहा है, ठीक है, ये जो इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, ये जो हवा जा रहा है वो है आपका ईडीबी। ये क्या है ईडीबी। तो आप समझ गए होंगे। देखिए जैसे आप कंपेयर कीजिए तो देखिए एयर जो है इसके अंदर जा रहा है तो एयर क्या लगा रहा है इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है इसके वॉल पे। तो इसको बोलता है इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम देखिए इस वॉल्यूम का क्या हो रहा है धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इसको बोलेंगे इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अगर आप इसको वेंट्रिकल से थोड़ा समझ पा रहे होंगे तो इसको बोलेंगे इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। लेकिन अब ध्यान सुनिए जैसे इस एयर के मुंह को हम क्या करेंगे छोड़ देंगे तो क्या होगा बहुत तेजी से प्रेशर लगेगा। वो प्रेशर क्या होगा एक रास्ते के थ्रू क्या होगा निकल जाएगा। और ये जो प्रेशर निकलेगा, ठीक है, जो ये एयर यहाँ से निकल रहा है एयर स्केप हो रहा है यहाँ से, ये जो एयर है का आप मान के चलिए कि ये क्या है ब्लड है और ये जो है आपके क्या है वेंट्रिकल पोर्शन है। तो यहाँ से जब मान लीजिए यहाँ से ये निकल रहा है तो एक प्रेशर क्रिएट करेगा, बहुत अमाउंट ऑफ क्या करेगा प्रेशर क्रिएट करेगा। और ये जो प्रेशर होगा, ठीक है, उसको आप समझ सकते हैं ईडीपी से। किसको समझ सकते हैं ईडीपी। तो देखिए इन डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ा तो ईडीपी बढ़ा, ईडीपी बढ़ा तो मसल्स के जो मसल्स थे उनमें क्या होगा स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, स्ट्रेचेबिलिटी ज्यादा होगा तो क्या होगा कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा, कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा तो क्या होगा इसी को बोलते हैं फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। तो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ किस पे डिपेंड करता है स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ द कार्डियक मसल्स, ठीक है। अब इसी में एक टर्म आता है स्ट्रोक वॉल्यूम। देखिए जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो ये होता है कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ ब्लड जो होता है जब एक बार हार्ट बीट एक बार पूरा कार्डियक आउटपुट होता है तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ जो ब्लड होता है वो निकल जाता है। तो वो करीब होता है आपका 70 ml। कितना होता है 70 ml। ये होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम तो जो ये फोर्स लगता है ये फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन होता है उसी को हम लोग टर्म दे देते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और ये करीब होता है हम लोग का
70 ml। कितना होता है? 70 ml। ये होता है तो इसलिए होता है। एक और चीज है कि जितना ज्यादा मसल्स का क्या होगा, कंट्रैक्शन, सरफेस एरिया बाहर का ज्यादा होगा, उतना ज्यादा उसका क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम होगा, उतना ही अमाउंट ऑफ क्या निकलेगा, ब्लड निकालेगा। तो अगर ओवर समरी देखा जाए फ्रैंक स्टार्लिंग का, तो फ्रैंक स्टार्लिंग ये कहता है कि ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्डियक मसल, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्डियक मसल्स, ग्रेटर विल बी द कार्डियक आउटपुट। ठीक है, इसको एक और टर्म में डिफाइन कर सकते हैं कि द रिलेशन बिटवीन द स्ट्रोक वॉल्यूम, जो स्ट्रोक वॉल्यूम का रिलेशन होगा, मतलब अगर स्ट्रोक वॉल्यूम किसी भी बढ़ा रहे हैं तो उसका जो प्रेशर पड़ेगा वेंट्रिकल डायस्टोल पे, वो भी क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अगर स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं किसी हार्ट का, तो उसका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, जो वेंट्रिकल डायस्टोल होगा उसके कार्डियक आउटपुट का। ठीक है, तो या वॉल्यूम का। तो ये जो होगा टोटल ओवरव्यू जो होता है फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ का होता है। आगे कुछ फैक्टर हैं, ठीक है, जिसको हम लोग समझना है कि फ्रैंक स्टार्लिंग जो लॉ है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है। और एक ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ के थ्रू भी हम लोग समझेंगे कि कैसे है ये फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ जो होता है वो कैसे डिटरमाइन करता है कि हमारा जो हार्ट है वो कब फेल हो जा रहा है। ठीक है, या जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब कैसा हमारा हार्ट का रेशियो होता है, या जो भी, वो सब हम चीजें क्या करेंगे अभी हम लोग देखते हैं। देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। तीन फैक्टर जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ को। ठीक है, पहला है कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, दूसरा आपका प्रीलोड, और तीसरा आपका आफ्टर लोड। देखिए, जितना ज्यादा, ठीक है, जितना ज्यादा कंट्रक्शन होगा वेंट्रिकल का, यहाँ पे आर्ट्रियम की बात ही नहीं होगी, क्योंकि आर्ट्रियम जो होता है वो फ्रैंक स्टार्लिंग में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। तो जहां जितना ज्यादा कंट्रक्शन होगा वेंट्रिकल का, किसका, वेंट्रिकल का जितना ज्यादा कंट्रक्शन होगा, यहाँ अच्छे से लिख दिया, जितना ज्यादा कंट्रक्शन होगा वेंट्रिकल का, उतना ही ज्यादा क्या होगा, कार्डियक आउटपुट ज्यादा बढ़ेगा। जितना ही ज्यादा प्रीलोड, प्रीलोड का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ईडीपी, ईडीबी मतलब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, और ये क्या है, ईडीपी, एंड डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो जो ईडीपी प्रीलोड है वो क्या है, ईडीपी, और ये क्या है, ईडीपी। तो जितना ज्यादा ये बढ़ेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ बढ़ेगा, और जितना ज्यादा ये बढ़ेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ का क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। ध्यान सुनिए, तो जो स्ट्रोक वॉल्यूम डिपेंड करता है, जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, ईडीपी के। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, ईडीपी के। जो ईडीपी है, ठीक है, वो रेजिस्टेंस लगा रहा था, और जो ईडीपी वो डायरेक्टली क्या है, प्रोसेसर है। स्ट्रोक वॉल्यूम में डायरेक्टली प्रोसेसर ईडीपी एंड इनवर्सल प्रोसेसर टू ईडीपी। ये जो तीन जो थे फैक्टर जो थे वो क्या करते हैं, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ को क्या करते हैं, गवर्न करते हैं। तो कंट्रक्शन जितना ज्यादा वेंट्रिकल में होगा उतना ज्यादा क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए एक और रेशियो, तो जो कार्डियक आउटपुट होता है, जो कार्डियक आउटपुट होगा आपका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रोक वॉल्यूम के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो आपका ईडीपी के, ईडीपी, और डायरेक्टली क्या होगा, अपन 1 ईडीपी। ये जो होगा आपका एक ओवरऑल व्यू आ जाएगा।
देखिए ये जो चीजें थी, ठीक है, तो इसमें फैक्टर था, प्रीलोड था, ये सारे क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। तो एक बार और हम लोग देखते हैं ये क्या करेगा, ये कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देगा, ये बढ़ा देगा, लेकिन ये क्या कर देगा, घटा देगा कार्डियक आउटपुट को। ठीक है, अब ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि कैसे ये चीजें और अच्छे से काम करती हैं। देखिए एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है किसका होता है, केवल वेंट्रिकल का होता है। और जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, ठीक है, उसके बीच में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो देखिए देखने से कुछ अजीब लग रहा होगा ये, लेकिन ध्यान से समझिए। देखिए ये जो ग्राफ है स्ट्रोक वॉल्यूम और आपका इन डायस्टोलिक वॉल्यूम के बीच का है। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या क्या पता चल सकता है कि कब हार्ट का मसल्स का फेलियर हो सकता है, कब हम लोग को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है, या कब हार्ट जो है वो काम अच्छे से करेगा। तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, देखिए जो हार्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो करीब होता है 70 ml। ये जो होता है 70 ml, ये होता है नॉर्मल पोजीशन में होता है। कब होता है, नॉर्मल पोजीशन। जब हम लोग रनिंग करते हैं तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे हार्ट का क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब हम लोग रेस्ट पोजीशन में होते हैं, ठीक है, तब भी हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, थोड़ा बहुत घट जाता है। लेकिन जब नॉर्मल कंडीशन में होता है तो ये जो होता है करीब 70 ml होता है। तो देखिए ये जो ग्राफ जा रहा है, ठीक है, ये जो ग्राफ सीधे जा रहा है, ठीक है, ये जो है आपका, ये दिखा रहा है कि जो हार्ट का मसल्स है, ठीक है, जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के टाइम क्या होता है कि जो हमारा हार्ट का मसल्स होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या कर रहा है, क्या करता है, स्ट्रेच करता है। तो जब जितना अगर स्ट्रेच करता है तो क्या होगा, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। और क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा तो इंडास्ट्रियल वॉल्यूम क्या होगा, देखिए धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ रहा है। क्योंकि जितना ज्यादा अगर वेंट्रिकल में जितना ज्यादा ब्लड आएगा उतना ज्यादा क्या होगा, इंडास्ट्रियल वॉल्यूम होगा। तो देखिए जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, हम लोग का स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है और ये ग्राफ कुछ ऐसा जाता है। जब हम लोग नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं, ठीक है, तो ये जो होता है आपका ये जो होता है आपका नॉर्मल कंडीशन वाला ये है। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है करीब 70 ml के आसपास के रेंज में होता है। ठीक है, और ये जो होता है आपका हार्ट फेलियर का कंडीशन है, इसमें क्या होता है कि ये जो 70 ml से जैसे ही कम आ जाता है, ठीक है, तो जो हमारा हार्ट होता है वो फेलियर की तरफ क्या होता है, चला जाता है। और हम लोग क्या होता है, थोड़ा असहज महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये 70 ml से कम होता है। इसमें क्या होता है कि जो स्टेबिलिटी होती है हमारे कार्डियक मसल्स की, ठीक है, जो वेंट्रिकल वाला पोर्शन होता है हार्ट का, ठीक है, वो क्या करता है, थोड़ा कम स्ट्रेच करता है और जो जितना अमाउंट ऑफ ब्लड चाहिए उतना अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। ठीक है,
इसमें क्या होता है, हमारे चेस्ट में कभी थोड़ा बहुत एक्यूट पेन होने लगता है, इन सब चीजों को देखा जाता है। एक ये जो ग्राफ है ये एकदम डेडली पर्सन, मतलब समझिए कि अगर ये जिसको मतलब ये फिनोमेना जिसके अंदर आ गया, मतलब समझ वो क्या, इसको बोलते हैं हार्ट डिप्रेस कंडीशन। हार्ट डिप्रेस मतलब हार्ट पूरी तरह से क्या हो गया, खत्म हो गया, मतलब काम करना बंद कर दिया, ठीक है। तो ये जो होता है, जब हमारा स्ट्रोक बॉलून क्या होता है, रेस्ट जो पोजीशन होता है उससे भी क्या होता है, एकदम नीचे चला जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कि हार्ट डिप्रेस्ड कंडीशन, ठीक है। इसको हम मायोकार्डियल बोलते हैं, कार्डियक लिमिट बोल सकते हैं यहाँ पे। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आप इन सब चीजों को समझोगे कि फ्रैंक स्टाइल लॉ में कौन कौन से फैक्टर कैसे काम किए हैं, सारी चीजों को समझ में आई होंगी। देखिए ये जो टॉपिक था थोड़ा कंफ्यूजियस भी हो सकता है और थोड़ा बहुत समझने वाला टॉपिक था, अंडरस्टैंडिंग वाली टॉपिक थी। तो देखिए अगर इसमें कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो अगर आपको, तो आप हमसे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, बिना किसी झिझक के। इसको फिर से आप लोग बार बार क्या करें, इस चीज को टॉपिक को पढ़िए, फिर से अगर कोई भी दिक्कत होता है तो हमसे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।